पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये जनता ने चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा। चुनाव किस तब से जब लड़ा कि शासन वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की है कई नारा है कई नाम जय श्री राम जय श्री राम है कई नारा है कई नाम। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं लगातार जन टीवी की विशेष पेशकश। और हमारे पैनलिस्ट अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सुरेश गर्ग जी भाजपा से हमारे साथ में, विक्रम सिंह शेखावत कांग्रेस से हैं और चंद्रमुखी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। ये पूरा अगर इलेक्शन का हम सिनेरियो देखें तो एक बड़ी बहस होती है। भाजपा चुनौती स्वीकार करते हुए अपनी वापसी कर रही है तमाम जगह पे। जो 4 जगह जहां पे बीजेपी अपनी सत्ता में थी उसे खोने को कुछ नहीं, सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है खासकर उत्तर प्रदेश में, लेकिन सत्ता में वापसी। और सत्ता में बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल किनारे की चौखट तक ही पहुंचे हैं, अच्छी मेजोरिटी कही जा सकती है इसे। लेकिन दूसरी एक बहस अगर बात करें तो पंजाब की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद, यानी कि अब देश में एक तीसरी पार्टी होगी जिस पार्टी की सरकार एक से हट करके दूसरे राज्य में भी है। आज कांग्रेस की तरह कांग्रेस 2 राज्य में भी सत्ता में सिमट करके रह गई है, उसी तरह से अब दांव खेल सकती है आम आदमी पार्टी कि 2 राज्यों में हमारी भी सरकार है। और ये कहूं कि मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि केवल झाड़ू नहीं चली। यहां पंजाब की अगर बात करें तो वैक्यूम क्लीनर चला है। यहाँ पे एक बड़ा अंतर, पहली बार सरकार में आना, पहली बार आम आदमी पार्टी अपने को स्थापित करते हुए चुनाव लड़ती है, सीएलपी लीडर तक पहुंचाती है, उसके बाद सत्ता की कुर्सी को अपने कब्जे में लेती है और छोटे मोटे बहुमत के साथ में नहीं, एक अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ में, ये कहें कि दिल्ली की तर्ज पे ही पंजाब में सत्ता में पहुंच रही है आम आदमी पार्टी। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पार्टी को जिताने में कामयाब रहे हैं और मोदी योगी की जोड़ी जिसको लेकर के काफी चर्चा थी। लेकिन अब कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि कांग्रेस अपने आप को, मैं ये खारिज नहीं करूंगा कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, कि कांग्रेस अभी देश में है नहीं, तमाम चीजें हैं, लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी है। और कोई कहे कि हम सत्ता हमारी लालसा नहीं है, ये एक महज भ्रम फैलाने की बात है कि सत्ता किसी की लालसा नहीं। हर पार्टी की लालसा सत्ता है और उसकी वजह भी है, जब राजनीति में आप आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म को आपने चुना है, निश्चित रूप से उसका परिणाम सत्ता एक होती है। और सरकार में आप नहीं आते हैं तो दूसरा काम कर नहीं सकते। ये कोई चैरिटी या ये कहूं कि ट्रस्ट नहीं है जिसके लिए हम केवल सेवा करने के लिए आप लोग आए हो। आपका अधिकार है कि आप अपनी मेजोरिटी लाएं, सरकार में आए, अपना हुनर दिखाएं और जनता के बीच वापसी का रास्ता तय करें। मुझे लगता है कि जनता उसे अप्रिशिएट करती है। यहां आप एक बात समझनी होगी कि 100% मतदाता जो हैं वो एक पार्टी से खिसक करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि एक पार्टी से को दूसरी पार्टी रिप्लेस कर रही है। ये आम आदमी पार्टी के साथ में आप देख सकते हैं। अगर आज बीजेपी देश में सत्ता में काबिज है तो कांग्रेस सहित उन पार्टियों को रिप्लेस किया है उसने जो विकल्प के रूप में दूसरी दिखाई नहीं दे रही थी। जनता ये मान के चलती है। आज ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि पार्टियों के कार्यकर्ता, उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जो मतदाता है वो सोच विचार करके वोटिंग अपनी जब वक्त आता है तो वो करता है और वो देखता है कि विकल्प के रूप में कौन बन रहा है। तो चले हम आगे बढ़ना चाहेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं। मैं विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा।
बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए अगर इन चुनाव परिणाम की बात करें तो। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं जीतने वाली पार्टी और जीतने वाले उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूँ। और लोकतंत्र में चुनाव हार जीत ये सब लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो हमें भी बहुत सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कोई दुख की बात नहीं है। जनता के फैसले का सम्मान करना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से ही कांग्रेस को नुकसान हुआ है, पार्टी को। मैं कतई इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सामने जो चीज सामने दिख रही है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और आत्ममंथन करने की प्रक्रिया जो है अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, ये सारे रिजल्ट आने के बाद, और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और विक्रम जी, अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ, अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? मुझे लगता है कि हम 4:30 बजे क्रॉस कर रहे हैं, अब तो ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं साहब। ये भ्रम वाली बात होती है, और रटे रटाए शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो जनमत का सम्मान लोकतंत्र में होना चाहिए। कोई दुश्मनियां नहीं है, किसी को कोई युद्ध नहीं हो रहा है। एक लोकतंत्र को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, सरकार जनता की चॉइस की बनती है, और सरकार की चॉइस की बननी चाहिए। ये अलग बात है कि निष्पक्ष और फेयर चुनाव होने चाहिए, लेकिन भाजपा जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से यूपी में पूरे में हंगामा मचा हुआ है ईवीएम को लेके, और चुनाव आयोग जिस तरह से एक सहयोगी संस्था बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। कोई माने चाहे नहीं माने, भाजपा तो नहीं मानेगी, क्योंकि भाजपा इस जरिए सत्ता प्राप्त कर रही है। जो जीत रहा है वो भी नहीं बोलेगा। तो अभी भी आपको ईवीएम में संदेह लग रहा है? विक्रम सिंह जी आपको अभी भी ईवीएम में संदेह लग रहा है? नहीं कर रहा मैं चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर ही संदेह कर रहा हूं। आप इतने कंट्रोवर्शियल कभी चुनाव आयोग नहीं रहे जितने भाजपा के राज में रहे हैं। आप चुनाव आयोग के स्टेटमेंट देख लीजिए, कल का ही उनका स्टेटमेंट है कि पूरा एक नेशन और एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयार है। तो 2 दिन में ही तैयार क्यों हो गया? यूपी में तो आपने 2.5 महीने लगा दिए चुनाव करवाने में, है? ये किस तरह का चुनाव है? ये वक्तव्य दिलाया गया है। अब आज सारे चुनाव वापस लौट रहा हूं, तो चुनाव आयोग वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार चंद्रमुखी जी का रुख करना चाहूंगा। चंद्रमुखी जी नमस्कार। योगेंद्र जी, कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में है और बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी के रूप में काम कर रहा है। आपका भी कुछ आरोप है इस? जी मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। कल की ताजा खबर देखिएगा आप, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव की घोषणा करनी थी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कल 5 बजे चुनाव समय निर्धारित करना था, लेकिन बिना आपकी चुनाव डेट निर्धारित करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। क्या ये लोकतंत्र की सरासर हत्या नहीं है? तो मैं मानती हूँ कि यूपी में भी ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग कहीं भी निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हाथ की कठपुतली बन के रह गया आज के दिन। तो योगेंद्र जी, ये लोकतंत्र के लिए पंजाब के रिजल्ट के बाद में भी आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा? जी इसमें बात हर स्टेट की नहीं है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है, एक चुनाव आयोग है सिर्फ और सिर्फ एक दल के इशारे पे काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जिस तरह से गाइड कर रही है, वो एक निष्पक्ष, एक जो संवैधानिक बॉडी बनी है जिसका जो काम है प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए, चुनाव आयोग उस काम को नहीं करके और केंद्रीय पार्टी के इशारे पे जो भी काम करना है उसी के दिशा निर्देशानुसार जहां भी एक्शन लिया जा रहा है वो सब उसी के अकॉर्डिंग होता है। चलिए, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं इस वक्त। सुरेश जी, एक आरोप अभी भी है बीजेपी पर कि इलेक्शन कमीशन को अपने अंदाज से, अपने तरीके से काम में ले रहा है। योगेंद्र जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आज विपक्ष को क्या हो गया। ये इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि भाई आप ईवीएम को चैलेंज कर रहे हो तो आ जाइए, ईवीएम को चुनौती देते हैं, बता दीजिए इसके अंदर किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। आप पंजाब के अंदर क्यों जीते? अगर हमको जीतना हो तो हम पंजाब में भी जीत जाते। तो कभी न्यायपालिका को दोष देते हो, कभी ईवीएम को दोष देते हो। अगर जनाधार आपके खिलाफ जा रहा है तो स्वीकार करिए ना। कह रहा हूँ कि जनाधार अगर आ रहा हूँ चंद्रमुखी जी, लौट रहा हूँ चंद्रमुखी जी, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आपके पास में। बस सुरेश जी अपनी बात कर लें पूरी जी। योगेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनाधार विपक्ष के खिलाफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दे रहा है तो इनको स्वीकार करना चाहिए।
इसमें कहाँ ईवीएम की गड़बड़ी की, ईवीएम की बातें कर रहे हो? अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हम पंजाब में भी जीतते, क्यों नहीं जीते हम पंजाब में? अगर हमको ईवीएम में गड़बड़ कर देते हो तो हमने जो पिछली बार 300 से ऊपर सीटें आई थी, तो इस बार भी 300 से ऊपर लिया थे सीटें। तो ये तो एक रटा रटाया इन लोगों का शब्द है, इनको जनाधार को स्वीकार करना चाहिए। आज जनता ने हमको चारों राज्यों के अंदर वापस चुना है और जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जनता ने हमको चारों राज्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर जो मोदी जी का विजन है उसको ध्यान में रखते हैं और मोदी जी के विकास के मॉडल को और योगी जी की जो कानून व्यवस्था आज यूपी के अंदर है, जो आज 5 साल के अंदर यूपी के अंदर किसी प्रकार के दंगे नहीं हुए और 5 साल के अंदर योगी जी ने जो सुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि आज जनता ने हमको भरपूर समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी की चारों राज्यों के अंदर हमें सरकार बनाने के लिए दिया है। चंद्रमुखी जी, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे आप लोगों से कि महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, महिला उत्पीड़न, इनके मामले काफी उठाए गए थे उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस का स्लोगन भी रहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत भी की वहां, इसे खारिज नहीं कर सकता मैं, या पब्लिक भी, चलिए पब्लिक का अपना एक नजरिया है लेकिन मेहनत को अब खारिज नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको कि ये सब मुद्दे गौण हो गए? और अगर ये मुद्दे गौण हो रहे तो कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में, जिसका बार बार नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी हो, दोनों ने जिक्र किया और उसी के आधार पे मुझे वोट पड़ता नजर आ रहा है। ये योगेंद्र जी, मैं बताना चाह रही हूँ, जो मुद्दे दबा दिए गए और लास्ट टाइम पे जैसे बीच में आपने थोड़े दिन पहले एक हिजाब का मुद्दा लिया, अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था उस टाइम कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो कांड हुआ, एक बेटी को रात को 2 बजे पुलिस की मौजूदगी में जला दिया जाता है। कई किसानों के ऊपर एक नेता का बेटा गाड़ी चला के उसको सबको मार देता है। सारे तथ्य सामने होने के बाद वहां की सरकार क्यों नहीं उनको जिम्मेदार ठहराती है, क्यों नहीं उनको जेल में डाल देती है? यदि आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो थोड़े दिन पहले एक होटल में एक व्यापारी की क्यों सरासर हत्या कर दी गई थी? तो यहाँ मुझे लगता नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा जुमला टाइप का बनाया गया है। हकीकत हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से इसका चुनावी फायदा उठाया गया उतना उत्तर प्रदेश में ये कानून और सुरक्षा का ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विक्रम सिंह जी, एक बात कहनी होगी, देखिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं को जोड़ने की बहुत कोशिश की और मैं ये भी कहना चाहूंगा 7 तारीख तक सारे दल अपने अभियान में लगे हुए थे कि इलेक्शन जीतना है। 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे को उन्होंने एक मार्च निकाला वहां पे। एक अच्छी बात है कि वो महिलाओं के साथ में जुड़ी रही। चले रिजल्ट जो भी रहा होगा, लेकिन महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, ये एक मुद्दे आप लोगों के हर जगह पे रहे। जहां पे भाजपा, जहां पे कांग्रेस नहीं थी वहां पे भी, और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की, चाहे वो गोवा हो या मणिपुर हो या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो, पंजाब को छोड़ करके, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। पब्लिक ने इन तमाम चीज जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसके बावजूद भी मेजोरिटी अच्छी खासी दी है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और गोवा मणिपुर में। अगर मार्जिन के साथ में भी है, अगर सत्ता के बिल्कुल किनारे पे भी पहुंची है, तो मुझे नहीं लगता कि जो पूरा एक्सपीरियंस पहले का जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी किसी भी तरह से बाहर रहने की कोशिश करेगी, वो पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में लेगी। तो ये क्या बात है कि जनता के मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं और जनता इसे मान नहीं रही है? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता के मुद्दे उठाने का अधिकार है। जो भूमिका श्रीमती प्रियंका जी ने 3 साल लगातार जनता के बीच में रहकर उठाया है, ये जनता को फैसला करना है कि वो किस तरह का शासन चाहती है, ये जनता के ऊपर छोड़ा है। हर राजनीतिक पार्टी अपना प्रयास करती है और मुद्दे उठाने का। प्रियंका जी ने कहीं भी इसमें चूक नहीं की। जहां भी घटनाएं हुई, जैसे कि बहन आम आदमी पार्टी की बहन कह रही है, वैसे ही हर मुद्दे पे कोई भी कांड हुआ हो, बड़ा कांड हो, वो तुरंत पहुंची है। और प्रियंका जी को जगह जगह हाउस अरेस्ट किया गया, जगह जगह पुलिस के द्वारा उनको धकेला गया, गिराया गया। ये किस तरह की घटनाएं थी वो जनता ने देखा है। अब जनता का फैसला है कि वो किस तरह का शासन चाहती है। जहां तक कानून व्यवस्था की सवाल है, जहां तक अपराधियों का राजनीति में सवाल है, सबसे ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश में भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा खराब स्थिति रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जनता का फैसला सिरोधार है। जनता जो चाहेगी, जिस तरह का शासन चाहती है, जनता ने उसको सेलेक्ट किया है। और जनता अगले 5 साल किस तरह से वो निकालेगी, वो जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी ने खूब जबरदस्त मेहनत की है। और मैं कहता हूं कि
उनकी मंशा भी है कि आगे मेहनत करें, क्योंकि सत्ता बदलना एक दिन का काम नहीं होता है और एक दिन का कार्यक्रम भी नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जिंदा रहने के लिए जनता के बीच में जाना, उनके मुद्दे उठाना और लगातार संघर्ष करना किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी के नेता का कर्तव्य है। वो चुनाव लड़ने के लिए ये मुद्दे नहीं उठाए जाते। चुनाव होता है जब जनता को फैसला करना कि वो किस मुद्दे पे किस पार्टी को चुनती है, किस पार्टी को रिजेक्ट करती है। तो जनता का फैसला है सर्वोपरि। चले, लेकिन इससे भी जो आप सभी लोगों को अब तक पता भी चल चुका होगा, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि पंजाब की अगर राजनीति में देखें तो बड़ा भूचाल कह सकता हूं उसे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, सुखबीर सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो, क्योंकि जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे वो चुनाव हार गए हैं। सिद्धू जो सोच रहे थे कि स्टेडियम से भी बाहर जाएगी बॉल, वो लेकिन चुनाव हार चुके हैं। एक बड़ा फेरबदल मैं देख रहा हूं। अगर इधर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों चुनाव हार गए। और उसके अलावा अगर बात करें उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, वह चुनाव हार गए। यहाँ मुझे लग रहा था कि गोवा में एक सिंपैथी लहर चलेगी। उत्पल परिकर जो मनोहर परिकर जी के बेटे हैं, दिवंगत हो चुके हैं वो, उनके बेटे उत्पल परिकर, ऐसा लग रहा था कि शायद वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। उन्होंने सामंत के सामने ही अपना दमखम दिखाया, लेकिन चुनाव वह भी हार गए हैं। तो चुनाव के बड़े अप्रत्याशित से रिजल्ट भी सामने आए हैं। और बड़ी पंजाब की अगर बात करूं तो काफी लीडर्स वो धराशायी हो गए हैं, और एक क्योंकि जनता है और उसका फैसला होगा। मैं दोनों पार्टियां, आप लोग जुड़े हुए रहे किसान आंदोलन से। एक सवाल मेरा यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़ा भी होगा, चंद्रमुखी जी से भी और विक्रम जी से भी। क्या लगता है आपको कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों किसान आंदोलन के बड़े एक वो कहूं कि प्लेटफॉर्म रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पे क्या चंद्रमुखी जी ये किसान आंदोलन का भी कुछ असर रहा है पंजाब में, क्योंकि आप लोगों ने भी खुलकर के समर्थन किया था? जी योगेंद्र जी, लगातार 1 साल से भी ज्यादा समय तक जिस तरीके से सड़कों पे किसान रहा था, तपती धूप में, बारिश में, ठंडे में, ओले में, जिस तरह से उसने यातनाएं झेली हैं, और हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ तक मन बना लिया था कि दिल्ली के स्टेडियम में बड़ी बड़ी दीवारें बना के उनको कैद कर दिया जाएगा, उनकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल उनकी ढाल बने थे, उनको नेट उपलब्ध करवाया था, उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी, जाके पर्सनली उनके हालचाल जाने थे। तो उनका पूरा समर्थन रहा है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, कभी भी हम भारत के उज्ज्वल। लेकिन इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आया, उत्तराखंड में नहीं आया। उत्तराखंड को चलिए मैं साइड में कर देता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो इसी बात का गढ़ था, वहां पे भी असर नहीं दिखा। जी, मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चीज हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ही कम समय में, पिछले 8 या 9 साल में शुरू होके एक इतने सीमित समय में जो विस्तार है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो संसाधन और जो टीम हमारे पास होनी चाहिए, अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसमें लोग हमें चाहते हैं, लोग सामने से हमारा पलक पावड़ी बिछाए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हम समझ रहे हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। चलिए विक्रम सिंह जी, किसान आंदोलन का कुछ असर जी, किसान आंदोलन का आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने भी किया, प्रियंका गांधी ने भी किया, लेकिन परिणामों में नहीं दिख रहा उसका कोई असर कि आप लोगों ने सपोर्ट किया वो वोट में तब्दील हो रहा हो। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों की समस्या उठाती रही है। लोकसभा, राज्यसभा और जिस भी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को मौका मिला, सड़क पे भी कांग्रेस ने अलग अलग जगह समर्थन में जी है जिसको चुने। दूसरी बात ये है साहब कि किसान यूनियनों ने चुनाव लड़के, और उसके भी अलग अलग फैक्शंस जो चुनाव में उतर गए, उन लोगों ने वोट को डिवीजन किया, तो वो किसी भी एक पार्टी को वो लाभ न खुद ले सके। आपने देखा होगा उनकी किसान यूनियन का एक भी नेता शायद मेरे हिसाब से चुनाव न जीता है न जीत रहा है। उन लोगों ने वोटों में बिखराव जरूर पैदा किया था, जिसका लाभ दूसरी पार्टियों को मिला है, किसी एक पार्टी को लाभ नहीं मिला, कांग्रेस को लाभ नहीं मिला उसका, क्योंकि वो खुद ही स्वयं ही कूद पड़े। चलिए समय कम है सर, एक आखिरी सवाल मैं सुरेश गर्ग साहब से लेना चाहूंगा। गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। कई मुद्दे हैं, कई चीजें निकल करके आएंगी, लेकिन ये बात सही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का एक जोश आप लोगों के सामने रहा, वो काफी सिर चढ़ करके बोल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या फिर उत्तराखंड की हो। लेकिन पंजाब में आप लोगों को भी जो भरोसा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप लोगों ने अपने पक्ष में तो किया, लेकिन वोट पक्ष में नहीं आ पाए आपके।
देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर प्रदर्शन किया है। हम वोट परसेंटेज हमने हमारा बढ़ाया होगा। हमें पहले भी था कि हम चारों राज्यों के अंदर सरकार बना रहे हैं। पंजाब के अंदर शुरू से दिख रहा था कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और न हम उसके अंदर है। ठीक है, आज जनाधार है पंजाब के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की नाकामी की वजह से आज आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बना रही है। ये कांग्रेस की दुर्दशा की वजह से हुआ है। तो कांग्रेस के अंदर जो चन्नी और नवजोत सिंह का जो एपिसोड चल रहा है ना, उसका परिणाम नहीं। लड़ते थे आपस में, अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पूरे 5 राज्यों के अंदर समेट चुकी है। क्या दयनीय स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। इनको तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था की जगह विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं, तो विक्रम सिंह जी कानून व्यवस्था सबसे खराब अगर है तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खराब स्थिति है वो राजस्थान की है। आपके भारी बात में हाल देखिए क्या कि अगर कानून व्यवस्था सबसे खराब है तो वो राजस्थान के अंदर है। वो खुद मान रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब है? उत्तर प्रदेश बड़े कांड हुए, सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था है। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा समय का अभाव है। नारी महिला रात को उत्तर प्रदेश के अंदर घूमने निकल सकती है। क्या आज से 2017 से पहले विक्रम सिंह की हालत थी 7 बजे बाद में महिला सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन 2017 के अंदर शासन करके योगी जी ने कि महिला रात को 1 बजे भी बाहर कर सकती है। तो ज्यादा उचित है। विक्रम जी समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, ये एक हमने आपस में चर्चा की है और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनके अपने विचार हैं कि वो पार्टी के लिए किस तरह से अपने इमोशंस रखते हैं, वो अपना क्या स्टैंड लेते हैं। वो तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। हमारी विशेष पेशकश रिजल्ट्स में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।